Dear student, hearty welcome to the class of Hindi. We have already seen chapter 1 to 6 and today we are going to start chapter number 7. I hope you all have listened all the videos and may have written down the question answers in your CW. But let me be more clear that I'm very unhappy when I'm going to see or to check the YouTube videos uploaded. I found very few views are there. In the beginning, it was quite good. Many of you are watching, but now, from the last month, the views are decreasing day by day, and it makes me very sad. And I think that many of you are very lazy in continuing with the study, and this is not good. As you are all students of standard 10th, each and every day is useful for you, whether the school is going on or not. That is no concern. Your study is going on. That is most important thing. Please, student, be careful in your study so that you can learn all the things regularly. Okay, hoping that you will change your mind now and will continue the study. We are going to start chapter number 7. जन्मभूमि। ये कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। आपका जन्म सन 1900 ईस्वी सन में और निधन सन 1977 ईस्वी सन में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बुढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। यानी याद रखिए कि सुमित्रा नंदन पंत को 3 पुरस्कार प्राप्त है। एक तो कला और बुढ़ा चांद, इस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त है उन्हें। लोकायतन उनकी कृति पर उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक मिला है और चिदम्बरा के लिए भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बुढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे, लेकिन ज़्यादातर हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के और छायावाद के सुकुमार कवि के रूप में ज़्यादातर प्रतिष्ठित है। इनका नाम हिंदी के साहित्य में बड़े आदर से लिया जाता है। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है।
हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। अब हम कविता देखेंगे, एक एक करके उसका जो अंतरा है वो देखेंगे। मैं एक एक अंतरे के बाद वो आपको समझाता जाऊंगा, और इसके बाद कविता के समझा जाने के बाद मैं आपको एक पीडीएफ भी भेजूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे। हाँ, हमेशा की तरह जो कुछ भी समानार्थी या तो विरोधार्थी ऐसी कुछ सामान्य एक्सरसाइज है वो आपके लिए रखी गई है। तो चलो देखते हैं कविता। जन्म जन्म जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्णधरा हस्ती चीर श्यामल, ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। तो कवि क्या कहते पहले अंतरे में, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, ये जन्मभूमि की जो हमारी जननी है, जिस पर हमने जन्म लिया है, ये हमारी जन्मभूमि हमें प्रिय है। और कैसी प्रिय है, स्वर्ग से भी अधिक, स्वर्गादपि चिर गरियसी, तो स्वर्ग से भी अधिक ये जननी है जो जन्मभूमि हमें प्रिय है, और स्वर्ग से भी ये अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा कवि कहते। स्वर्गादपि चिर गरियसी, चिर माने हमेशा, हमेशा के लिए ये स्वर्ग से भी, हमारी जन्मभूमि जो है वो हमें स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ, अधिक उत्तम मालूम पड़ती है। आगे कवि बताते हैं कि जिसका गौरव भाल हिमालय, हम जानते हैं कि हमारे भारत भूमि के उत्तर की सीमा में विश्व प्रसिद्ध हिमालय पर्वत खड़ा है, जिसे कवि ने भारत भूमि का भाल बताया है। भाल माने कपाल का, कपाल जो मस्तक का जो आगे का हिस्सा होता है कपाल, वैसे भी वो उत्कृष्ट सर्वोच्च हिस्सा है हमारे शरीर का देखने में, क्योंकि उसके बाद तो हमारा सर लागू होता है। लेकिन ये जो भाल माने कपाल, तो ये हिमालय है, उसे कवि ने भारत भूमि का भाल बताया है, कपाल बताया, और वो हमारे लिए गौरव की, हिमालय हमारे लिए गौरव की बात है। स्वर्णधरा हस्ती चीर श्यामल, और यहाँ की धरती कैसी है, स्वर्ण रेती जैसी धरती है, स्वर्ण जैसी चमकती है, और चीर श्यामल है, वो श्यामल भी दिखाई देती है। श्यामल क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ये धरती जो है वहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे उगे हुए हैं, और जिसके कारण ये थोड़ी श्यामल दिखाई देती है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, यहाँ के जो जल है गंगा और यमुना, हमारी ये देश नदियों से भरा पूरा देश है, और उसमें भी गंगा और यमुना तो भारतवासियों के मन मन में बसी है। तो ये गंगा यमुना जो है उसमें वो जल से परिपूर्ण है, और कैसे जल से ये परिपूर्ण, तो मान लो ज्योति ग्रंथि, इनका जल ज्योति माने प्रकाश की तरह चमक रहा है। यह जन जन के हृदय में बसी है, और ये दो नदियाँ, ये गंगा और यमुना जन जन के हृदय में बसी है। तो पहले अंतरे में कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक या तो भाल हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित है, श्यामल, थोड़ा सा हल्का सा काला रंग, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उस पर कई प्रकार के पेड़ और पौधे उगे हुए हैं। वैसे ये सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से ग्रंथित है, और ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। वी आर हियर इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। तो देखते दूसरा अंतरा, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में वंशी।
तो ये जो भारत भूमि है ये तो देवताओं को ये जन्म देने वाली भूमि, यहाँ पर कई देवताओं ने जन्म लिया है और इनके पद चरणों की धूलि से, ये उनके चलने के कारण, उनके पद चरणों से ये भारत भूमि की जो धूल जो है वो पुनीता माने पवित्र हुई है। हम जानते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता 14 साल तक वन में भ्रमण करते रहे, सारे भारत भूमि पर उन्होंने भ्रमण किया है। परिणाम स्वरूप ये जो भारत की भूमि है उनके पद चरणों से पवित्र बनी है। यही वो भूमि है कि जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाकर लोगों के मन को अपने वश में किया था और कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान का उपदेश दिया था। यही उन्होंने भगवत गीता सुनाई थी, जिसने कर्म को महत्व दिया और कर्तव्य को महत्व दिया, और आत्मा का जो अमरत्व है उसका उपदेश हमें गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने दिया। अब आगे का अंतरा देखते हैं। सावित्री राधा सी नारी, उत्तरी आभा देही प्यारी, शीरा बनी तापस कुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो ये भारत भूमि में कई महान नारियों ने जन्म लिया है। कुछ एक नाम ही कवि ने यहाँ पर दिए हैं, लेकिन वो नाम ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये नारियाँ कैसी महान थी। तो सावित्री कि जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, और राधा की जो निश्चल प्रेम का प्रतीक है। तो ऐसी नारियाँ इस भारत भूमि में, नारियों ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, जो और जिन्होंने अपनी आभा यानी प्रकाश से पूरे मानव समाज को प्रकाशित किया है, आलोकित किया है। शीला बनी तापस्य कुमारी, हम जानते हैं कि अहल्या नाम की ऋषि पत्नी, इसलिए कवि ने यहाँ पर अहल्या के लिए तापस सुकुमारी लिखा है। सुकुमारी माने स्त्री, तापस माने जो तप करते हैं वो तापस, या तो तपस्वी जो होते हैं उसे तापस कहते हैं। तो अहल्या ऋषि की पत्नी थी, और उस ऋषि के श्राप के कारण वे शिला बन गई थी, और इसलिए कवि कहते कि जड़ता बनी चेतना सरसी, जो चेतन तत्व थी वो श्राप के कारण जड़ बन गई थी, और आखिरकार राम के दर्शन से या तो राम के चरणों की धूलि से उन्होंने वापस अपना चेतन तत्व प्राप्त किया और अपने पति को पाया। अब आगे का अंतरा। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यान स्थितवत हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। ये वही भूमि है जहाँ शांति निकेतन में, यानी कि चारों ओर जहाँ पर शांति हो, वैसे तपोवन है, और ऐसे तपोवन में ध्यान में स्थित होकर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। और चिद नभ में, चिद माने मन या तो आकाश जिसे हम कहें, चिद माने नभ, सॉरी चिद माने हमारा मन ही, और या तो बुद्धि जिसे हम कहें, फिर या तो टेक्स्ट बुक में जो आपको मीनिंग दिया गया है चेतना या तो ज्ञान, उसे चिद कहते हैं। नभ माने आकाश, विचरण यानी भ्रमण करना। तो ये जो ऋषि मुनि है जो तपोवन में ध्यान में स्थित होकर तपस्या करते थे, और उसी तपस्या में वे ज्ञान रूपी आसमान में विचरण करते थे, और कई प्रकार के अमूल्य शोधों का उन्होंने आविष्कार किया था। हम जानते हैं कई प्रकार के अमूल्य चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया था, अमूल्य ज्ञान का उन्होंने आविष्कार किया था, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। और यही वह भूमि है कि जहाँ पर सत्य का बोलबाला है। हमारा शिलालेख है, हम ये हर एक कोर्ट में लिखा गया है सत्यमेव जयते, हम हमेशा सत्य के आग्रही रहे। ये हमारी भारत भूमि है कि जहाँ पर सत्य का बोलबाला है। अब अंतिम, आज युद्ध जर्जर जग जीवन, आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिया अपनी, जो स्वर्गदपि चिर गरीयसी। तो आज युद्ध जर्जर जग जीवन, ये जो पूरा जग है उसमें जो मानव जीवन है, इस पूरी विश्व में रहने वाला जो मानव जीवन है आज युद्ध से जर्जरित हो चुका है। युद्ध के विभीषिका ने
उनकी शांति का हनन कर दिया है। और ऐसे युद्धग्रस्त माहौल में यदि इस युद्ध से पीड़ित जनता को कोई शांति का मार्ग दिखला सकता है, कोई उन्हें फिर से नए जीवन की आशा दिला सकता है, तो वह है केवल भारत। और इसीलिए कवि कहते कि पुनः करेगा मंत्रोच्चारण हमारा भारत, फिर मंत्रोच्चारण करेगा। किसका मंत्रोच्चारण? यह वसुदेव बना कुटुंबकम, ये जो हमारी वसुधा है यही एक कुटुंब के समान है। और इसीलिए यहाँ पर बसने वाले हम सब भाई भाई बनकर रहे, भाई बहन बनकर रहे, इसका मंत्रोच्चारण करके वह इस जगत में फिर शांति की स्थापना करेगा, शांति की स्थापना करने वाला अग्रदूत बनेगा, ये कवि मानते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं कि उसके मुख पर ज्योति नवल सी है, जो भारत भूमि है या तो भारत भूमि के जन है, उसके मुख पर एक नवीन प्रकार की, नवल माने नवन, नवीन या तो नई नई ज्योति दिखाई देती है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर करी असी। ये जो हमारी जन्मभूमि है भारत भूमि, ये हमें स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ लगती है। तो जो अंतिम में कवि कहते हैं, अंतिम अंतरे में, कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारा देश भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चारण कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। यह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाला एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है, या तो यह विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचारक बनेगा और उसके मुख पर एक नई ज्योति दिखाई दे रही है। ये हमारी जन्मभूमि जो हमें स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर बहुत ही कविता बहुत ही छोटी है, लेकिन मातृभूमि के प्रति कवि ने अपने मान लो ऋण चुका दिया है। भारत की जो भव्यता है, जो विविधता यहाँ पर इस देश में है, उस विविधता का उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्कुल कुछ गिने चुने शब्दों में निरूपण किया है। यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका निरूपण अच्छे ढंग से पहले अंतरे में कर दिया। फिर इस भूमि की जो महानता है कि यहाँ पर महान पुरुष और स्त्रियों ने जन्म लिया, उसके बारे में बताया। और उसके बाद जो हमारा सत्य के प्रति हमारी आसक्ति और पूरे विश्व को कुटुंब बनाने की जो हमारी शक्ति है, उसके प्रति कवि ने यहाँ पर ज्ञान, उसका ज्ञान कवि ने यहाँ पर किया है और भारत भूमि की श्रेष्ठता को बताया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज रहा हूँ। ये जो खाली 3 इसमें एमसीक्यूज है, यानी सही विकल्प चुनिए। और ये भी बहुत ही इजी है, आप कविता को पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको ज़रूर ये इसके जवाब आते ही होंगे। और लास्ट की जो एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द चुनिए, तो वो भी या तो कविता में दिए गए हैं, शब्दार्थ में दिए गए, या मैंने जब आपको समझाते हुए समझाया है, समझाते हुए जब मैंने कहा है वीडियो में, तब आप इस गौर से सुनेंगे तो आपको मिलेंगे। बाकी आशा रखता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।